गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरा रिवीजन का चौथा क्लास है। इससे पूर्व के क्लास यानी क्लास 3 में आपको 2 क्वेश्चन दिया गया था जिसका किसी ने आंसर अभी तक नहीं दे पाया है। तो आज का चौथा क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग अगर क्लास 3 नहीं देखे हैं तो वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी का 2 क्वेश्चन था, उसका आज आंसर देखने की प्रयास करेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। मेरा जो क्वेश्चन था वो था, इनमें से कौन सा जो कलर है वो ऑड है यानी विषम है। ऑप्शन था हरा, ऑप्शन था भूरा, ऑप्शन था लाल और ऑप्शन था पीला। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मेरा भूरा। क्यों, किस रूप से ऑड छांटे हैं? क्योंकि ये जो है 7 रंग होता है, ये 7 रंग होता है बै, नी, आ, पी, ना, ला। ये इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं बै, नी, आ, पी, ना, ला। यानी बै से हो गया बैगनी, नी से हो गया नीला, आ से हो गया आसमानी, ह से हो गया हरा, पी से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी, ला से हो गया लाल। ये मेरा इंद्रधनुष का कलर है। ये मेरा किसका कलर है? इंद्रधनुष का कलर है। तो ऑप्शन में देखने से मुझे पता चलता है कि हरा है, लाल है, पीला है, बट भूरा कहीं भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूरा, क्योंकि ये सब किसका रंग है? ये सब इंद्रधनुष का रंग है। किसका रंग है? इंद्रधनुष के। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। दोस्तों इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 रंग कौन कौन सा है? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभी कि इंद्रधनुष में कौन सा जो रंग है वो बीच में रहता है। तो बीच में देख लेते हैं। तो 2 इधर से छांटते हैं, 2 इधर छांटते हैं, 1 इधर छांटते हैं, ये 1 इधर छांटते, तो बीच में बच गया कौन चीज? हरा। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। अगर पूछेगा कि इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग है तो हरा। अगर कहेगा किनारे पर कौन सा है तो बैगनी और लाल। क्या हो जाएगा? बैगनी और लाल। ये इंद्रधनुष भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। कौन कौन? तो प्राथमिक और द्वितीयक। ये इंद्रधनुष क्या होता है? जब वर्षा के दिनों में ये सूर्य के विपरीत दिशा में देखने को मिलता है। किस दिशा में? तो सूर्य के विपरीत दिशा में। यानी जब मेरा सूर्य पूर्व दिशा में उगेगा तो इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में। अगर सूर्य मेरा पश्चिम दिशा में है तो इंद्रधनुष किधर होंगे? पूर्व दिशा में। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जब दिन का 12 बजे है तो इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देगा? तो उसका आंसर होगा इंद्रधनुष कहीं नहीं दिखाई देगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन था होमवर्क के रूप में। दूसरा क्वेश्चन था कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वह ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो कैलोरी है। ऊष्मा का एसआई मात्रक अगर पूछेगा तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगर सामान्यतः ऊष्मा का मात्रक पूछ दे तो उसका आंसर हो जाएगा कौन सी? कैलोरी। ये वाट किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक है। डायोप्टर किसका मात्रक है? तो लेंस की क्षमता की मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है, जो एक स्वस्थ ह्यूमन होता है उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तो आंसर है 37 डिग्री सी, बी में है 50 डिग्री सी में है 98.6 डिग्री सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सी मतलब सेल्सियस। क्या हो जाएगा? सेल्सियस। अगर दोस्तों इसी को अगर हमको फ़ारेनहाइट में पूछ दे या फिर इसी को हमको केल्विन में पूछ दे तो इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला क्या होता है? इसका ये फार्मूला होता है कि C/5 बराबर F-32/9। क्या फार्मूला होता है? C/5 बराबर F-32/9। फिर से देखते हैं,
C/5 बराबर F-32/9। इसी फार्मूला के आधार पर अगर सेल्सियस दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे, अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो सेल्सियस निकाल लेंगे। अगर हमको केल्विन में पूछता है तो केल्विन का एक फार्मूला होता है के बराबर 273 प्लस सी, मतलब सेंटीग्रेड। के बराबर क्या होता है 273 प्लस सी, 273 डिग्री प्लस सी। ये किसका हो जाता है केल्विन का। तो अगर केल्विन में पूछेगा तो इस फार्मूला से निकाल लेंगे, अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो ये फार्मूला से निकाल लेंगे। ये फार्मूला दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। अगर फ़ारेनहाइट दे देगा तो सेल्सियस निकल जाएगा, अगर सेल्सियस दे देगा तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। मेरा जो तीसरा क्वेश्चन है वो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित टेम्परेचर कितना होता है। तो सुरक्षित टेम्परेचर जो होता है उसका 4 डिग्री सी होता है। क्या होता है 4 डिग्री सी होता है। जैसे कि पहले हम बताए हुए हैं पानी का घनत्व मैक्सिमम कितने डिग्री पर होता है, तो उसका भी आंसर था 4। और आज पूछ रहा है कि रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ रहता है उसको ताज़ा रखने के लिए उसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, तो उसका भी आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सी। ये रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग सामान्यतः फ्रिज बोलते हैं, इसमें प्रायः CFC का प्रयोग होता है। CFC क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर हम कोल्ड स्टोरेज की बात करें, यदि हम कोल्ड स्टोर की बात करें तो वहाँ प्रशीतक के रूप में आपको CFC न देकर वहाँ अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। यानी बड़े शीत संग्राहक जैसे हम लोग आलू प्याज ये सब जहाँ कोल्ड स्टोर में रखते हैं वहाँ प्रशीतक के रूप में अमोनिया का प्रयोग करते हैं। और घर में जो मेरा फ्रिज है, घर में जो फ्रिज है या रेफ्रिजरेटर है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर हो उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं तो CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक हमारे घर में AC और कूलर रहता है। ये क्या होता है एयर कंडीशनर और एयर कूलर। जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एयर कंडीशन क्या होता है और एयर कूलर ये दोनों में आखिर अंतर क्या होता है। तो जो एयर कंडीशन होता है वो हमारे टेम्परेचर को, आर्द्रता को और वायु के गति को, तीनों चीज़ को कंट्रोल करता है। किसको किसको टेम्परेचर को, वायु की गति को और आर्द्रता को। लेकिन जो मेरा कूलर होता है, कूलर वो टेम्परेचर को और वायु के गति को मात्र 2 ही चीज़ को कंट्रोल करता है, लेकिन आर्द्रता के कंट्रोल नहीं कर पाता है। कौन एयर कूलर। तो समझ गए कि AC और कूलर में क्या अंतर है। चूँकि AC जो है वो आर्द्रता, ताप और वायु के गति तीनों को कंट्रोल करता है, लेकिन जो मेरा एयर कूलर है वो आर्द्रता के कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों में जनरली अंतर है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि अगर घर में हम रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को अगर खोल दिया जाए तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा या तो वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों चूँकि रेफ्रिजरेटर में अनेक प्रकार के गैस रहते हैं, इसलिए जब उसको दरवाज़ा को खोला जाता है तो कुछ देर के लिए जो घर होता है वो गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है गर्म हो जाता है। और अधिकतम स्टूडेंट सोचते हैं कि रेफ्रिजरेटर है चूँकि वो ठंडा रखने का चीज़ है तो घर को क्या करेगा ठंडा करेगा, लेकिन ठंडा नहीं करेगा, क्या करेगा गर्म करेगा, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार की गैस होती है। तो ये रेफ्रिजरेटर, AC और आपके कूलर से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है वो आप लोग को बताया गया। मेरा जो चौथा क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है क्यों। जो मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें जल ठंडा क्यों होता है। ऑप्शन जो दिया हुआ है वाष्पीकरण, गलन, हिमीकरण, उद्रपातन। तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। क्या हो जाएगा वेपोराइजेशन। मतलब घड़े का जो पानी ठंडा रहता है उसका कारण वाष्पीकरण होता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा कि जो ठंडा होता है घड़ा का पानी वो वाष्पीकरण के कारण होता है। दूसरा ऑप्शन है गलन।
ये गलन क्या होता है? जब कोई पदार्थ गर्म करने पर ठोस से द्रव्य अवस्था में हो जाता है तो उसे गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको गलन कहते हैं। जब ठोस से जब द्रव में जब परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे गलन कहेंगे। किसमें? तो ठोस से द्रव में। अगर ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो गया तो उसको गलन कहेंगे। ऑप्शन सी है हिमीकरण। ये हिमीकरण क्या होता है? जब पदार्थ द्रव से ठोस में बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। गलन समझ गए? अगर ठोस से द्रव में आ गया तो हो गया गलन, अगर द्रव से ठोस में आ गया तो हिमीकरण। यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। डी जो ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। ये क्या होता है? जब किसी चीज़ को जब गर्म किया जाता है तो वो ठोस से द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बन जाता है। मतलब ठोस से द्रव नहीं होके डायरेक्ट गैस बन जाता है तो उसको कहते हैं कौन चीज़? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। जैसे नेफ्थलीन हो गया, कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ये परीक्षा में बहुधा पूछा जाता है कि ऊर्ध्वपातन के इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो ऑप्शन आएगा कपूर, या ऑप्शन आएगा अमोनियम क्लोराइड, या ऑप्शन आएगा नेफ्थलीन। तो उसे मार दीजिएगा सही, उसके अलावा जो होगा वो गलत होगा। 5वां क्वेश्चन है कॉस्मिक किरण कैसा होता है? तो आवेशित कण होता है, आवेशित कण नहीं होता है, या दोनों हो सकता है। मतलब आवेशित कण भी हो सकता है या अनावेशित भी हो सकता है, और डी में है नॉन। तो कॉस्मिक किरण जो है वो आवेशित कण है। कॉस्मिक किरण कैसा है? तो आवेशित किरण है। 6ठा जो मेरा सवाल है, एक्स किरण का उपयोग कहाँ होता है? जो एक्स किरण है उसका खोज रॉन्गटन ने किया था और इसका उपयोग ऑप्शन ए में देखते हैं क्रिस्टल के संरचना में, बी में है सीटी स्कैन में, सी में है आंतों के रोगों के निदान हेतु, और डी में है इनमें से सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा जो एक्स किरण है उसका उपयोग क्रिस्टल के संरचना में भी होता है, सीटी स्कैन में भी होता है, और आंत के रोगों को निदान में भी होता है। आंत के रोगों के निदान में भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। दूरसंचार में तरंग है दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग। दूरसंचार में जो तरंग होता है वो कैसा होता है? वो माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग होता है। दृश्यकरण इसका खोज न्यूटन ने किया था। इसका खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। इंफ्रारेड इसको हिंदी में कहते हैं परावैंगनी किरण। क्या कहते हैं? परावैंगनी किरण। इसका खोज रिटर ने किया था। ये परावैंगनी किरण के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हम लोग को डायरेक्ट बताया जाता है कि डायरेक्ट सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परावैंगनी किरण है वो हमारे रेटिना को क्षतिग्रस्त कर देता है। जो परावैंगनी किरण है वो मेरा रेटिना को क्षतिग्रस्त कर देता है। तो इसलिए बोला जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय डायरेक्ट हमें सूर्य के नहीं देखना चाहिए। उसका जो कौन सा किरण उसमें निकलता है सूर्य से, उस समय इंफ्रारेड रे यानी परावैंगनी किरण। सी नंबर है अल्ट्रावायलेट यानी अवरक्त किरण। कौन सा किरण? अवरक्त किरण। जब टेलीविज़न चलाते हैं जो रिमोट में जिसका उपयोग होता है वो होता है आपको अल्ट्रावायलेट यानी अवरक्त किरण। रिमोट के द्वारा कौन सा किरण का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रावायलेट अवरक्त किरण। कभी कभी रिमोट के वाले क्वेश्चन में अल्ट्रावायलेट नहीं दे तो रेडियो तरंग मार दीजिएगा। क्या मारिएगा? रेडियो तरंग मार दीजिएगा। और डी नंबर में है माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग। दूरसंचारण में इसी का प्रयोग किया जाता है। मेरा 8वां क्वेश्चन है ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा निर्वात में, वायु में, जल में, इस्पात में। तो ध्वनि का वेग अधिकतम होगा इस्पात में। ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। मेरा जो 9वां क्वेश्चन है डेसिबल का प्रयोग होता है। डेसिबल का प्रयोग होता है ए में प्रकाश का वेग, बी में है ध्वनि की तीव्रता, सी में है ऊष्मा, डी में है कुछ नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल के द्वारा
डेसिबल का प्रयोग कहाँ होता है? तो ध्वनि के तीव्रता मापने के लिए। 10वां क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? जो मेरा फ्यूज होता है वो उसका सिद्धांत किस पे आधारित है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर या यांत्रिक प्रभाव पे या रासायनिक प्रभाव पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। ये जो फ्यूज होता है वो जिस पदार्थ का बना होता है उसका गलनांक निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। इसका गलनांक निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, इसलिए कि जब ज़्यादा वोल्टेज आएगा तुरंत गल जाएगा और उससे आगे जितना भी बल लगा रहे वो सब डिस्ट्रॉय होने से रुक जाए। तो इसलिए इसका गलनांक कम होना चाहिए और प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। प्रतिरोध जो होता है वो हमेशा विद्युत धारा का विरोध करता है। मान लेते हैं कि विद्युत धारा इधर से आ रहा है, वो कह रहा है इधर से हम आएंगे और इधर से प्रतिरोध कहता है हम नहीं जाने देंगे। दरअसल प्रतिरोध क्या करता है? धारा के विरोध करता है। धारा क्या करता है? विरोध करता है। तो आज का मेरा ये 10 क्वेश्चन है। ये आप लोग एक बार ना हो तो दो बार ना हो तो 3 बार, लेकिन इसे कंठस्थ जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो मेरा होमवर्क के रूप में 2 सवाल मिलता है, जो आज का सवाल है कि 40 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदले। 40 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदले। जो आज के क्लास में इसका फार्मूला बताया गया है C/5 बराबर F-32/9। और जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो कितने डिग्री पर सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितने टेम्परेचर पर दोनों समान होता है? ये क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो व्यक्ति इस क्वेश्चन का आंसर इस कमेंट बॉक्स में देंगे उसका कल इस क्लास में नाम लिया जाएगा। धन्यवाद।